नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम इस वीडियो में गोलमेज सम्मेलन तथा गांधी इरविन समझौते के बारे में चर्चा करेंगे। 27 मई 1930 को साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी वह प्रकाशित हुई। देश के सभी दलों ने इसको स्वीकार नहीं किया, सभी ने अस्वीकार कर दिया। अगस्त 1930 में सर तेज बहादुर स्प्रू तथा श्री जयकर ने कांग्रेस तथा ब्रिटिश सरकार में समझौते का प्रयत्न किया, परंतु उनको कोई सफलता नहीं मिली। फलस्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 महीने और चलता रहा। इसी बीच प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन 12 नवंबर 1930 को सम्राट के द्वारा हुआ। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए, से सभी दलों और रियासतों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन के आरंभ होने पर ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कुछ सुझाव रखे, जिनके आधार पर इस सम्मेलन में विचार होना था। उन्होंने पहला सुझाव रखा कि प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी, अर्थात प्रांतों को अंदरूनी मामलों में स्वराज्य दे दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो अल्पसंख्यक जातियाँ जिनकी संख्या कम है, उनकी रक्षा के लिए गवर्नर के पास विशेष शक्तियाँ होंगी। केंद्र में दोहरा शासन समाप्त किया जाएगा और गवर्नर जनरल को विशेष शक्तियाँ दी जाएंगी। केंद्र में संघात्मक शासन व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इन सब बातों पर प्रतिनिधि सहमत थे। राजाओं ने संघ में शामिल होना स्वीकार कर लिया, लेकिन सांप्रदायिक समस्या पर भारत के प्रतिनिधियों में कोई समझौता नहीं हो सका। मुसलमानों ने अलग प्रतिनिधित्व की मांग की। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 शर्तों को मनवाने के लिए जोर लगाते रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने भी हरिजनों की तरफ से अलग प्रतिनिधित्व की मांग की। हिंदुओं के प्रतिनिधि संयुक्त चुनाव पद्धति के पक्ष में थे, परंतु वे थोड़ी संख्या वाली जातियों के लिए स्थान सुरक्षित करने के लिए तैयार थे। इस तरह भी वहाँ पर प्रत्येक जाति के प्रतिनिधि अपने अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए मांगे पेश की। जिस प्रकार के प्रतिनिधि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत से चुने गए थे, उनसे इससे अधिक और क्या आशा हो सकती थी। अतः सांप्रदायिक प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं हो सका। सम्मेलन को केवल उन्हीं बातों में कुछ सफलता मिली जिनके बारे में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अपने सुझाव रखे थे। इन सब बातों से यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस के बिना भारत की कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती थी। अतः ब्रिटिश सरकार ने भारत में एक अच्छा वातावरण तैयार करने के लिए और कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए कांग्रेस से पाबंदी हटा ली और महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं को 26 जनवरी 1931 को बिना किसी शर्त के छोड़ दिया गया। इसके बाद महात्मा गांधी तथा लॉर्ड इरविन में लंबा पत्र व्यवहार चला। तेज बहादुर स्प्रू और श्री जयकर के प्रयत्नों से 17 फरवरी 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन में एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन के फलस्वरूप गांधी जी और लॉर्ड इरविन में एक समझौता हुआ। यह समझौता महात्मा गांधी और वायसराय के बीच में 5 मार्च 1931 को हुआ और इसकी जो शर्तें थी वो ये थी, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। पहली शर्त, सरकार सभी अध्यादेश और चालू मुकदमों को वापस ले लेगी।
दूसरी शर्त, सरकार समुद्र तट के पास रहने वाले लोगों को बिना टैक्स के नमक इकट्ठा करने और बनाने की अनुमति देगी। सरकार उन सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ देगी जिन्होंने हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया। वे राजनीतिक कैदी जो बिना किसी हिंसा का सहारा ले अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे थे, उन सब कैदियों को अंग्रेज सरकार छोड़ देगी। सरकार विदेशी कपड़ों, शराब और अफीम की दुकानों पर शांतिपूर्वक धरना रखने देगी और उसमें कोई रुकावट पैदा नहीं करेगी। अगला बिंदु था, सरकार सत्याग्रहियों की जब्त की हुई संपत्ति को वापस कर देगी। तो ये वो शर्तें थी जो महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में समझौते में तय हुई थी। इसके फलस्वरूप महात्मा गांधी को भी कुछ बातें माननी पड़ी। जैसा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, पहले कांग्रेस सविनय आंदोलन को स्थगित कर देगी। जो इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसको स्थगित कर देंगे। महात्मा गांधी पुलिस की जातियों के बारे में निष्पक्ष जांच की मांग छोड़ देंगे। आंदोलन के फलस्वरूप पुलिस ने जातियाँ की, निर्दोष लोगों को पीटा, उनको जेलों में बंद कर दिया है। इन सब के निष्पक्ष जांच की जो मांग महात्मा गांधी और कांग्रेस कर रही थी, इनको छोड़ देंगे। अगला था, कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी। कांग्रेस उत्तरदायी शासन को अभिरक्षणों या रक्षा कवचों सहित भारतीयों के हित में स्वीकार कर लेगी। कांग्रेस सब बहिष्कारों को बंद कर देगी। तो ये बातें थी जो महात्मा गांधी को भी माननी पड़ी। लेकिन इसके ऊपर भी कई गांधी इरविन समझौते के ऊपर प्रतिक्रियाएं, सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस समझौते को पसंद नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि अभिरक्षकों को या रक्षा कवचों के कारण अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर भारतीयों का वास्तविक नियंत्रण स्थापित न होकर असली शक्ति गवर्नर और गवर्नर जनरल के हाथ में रहती थी। कांग्रेस के वामपक्ष ने समझौते को सरकार के सामने पूर्ण आत्मसमर्पण बताया, परंतु दक्षिणी पक्ष ने इस समझौते पर बहुत संतोष प्रकट किया। समझौते के संबंध में के.एम. मुंशी ने कहा था कि यह भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। भारतीय युवक महात्मा गांधी से अत्यंत रुष्ट हुए, क्योंकि समझौता करते समय गांधी जी ने न तो सरदार भगत सिंह को कैद से छुड़ा सके, न ही वो उसकी फांसी की सज़ा को आजन्म कैद में बदलवा सके। जब 25 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस अधिवेशन आरंभ हुआ तो सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हो चुकी थी। इसलिए नवयुवकों ने महात्मा गांधी से रुष्ट होकर उनके विरुद्ध काले झंडों का प्रदर्शन किया। महात्मा गांधी ने बड़ी कठिनता से कराची अधिवेशन में इस समझौते को कांग्रेस से स्वीकार करा लिया।